खासदार इम्तियाज जलील साहब के हाथों होना था, लेकिन उन्हें दिल्ली में कुछ काम होने की वजह से उन्होंने आज शाम A4U रहबर के ऑफिस पर आकर इंटरव्यू दिया और पूरे स्टाफ को मुबारकबाद दी। A4U टीवी रहबर के दर्शकों के लिए पेश है ये इंटरव्यू। सर आपका इस्तेमाल बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप पहले पिछले बार जो है 5 साल तक MLA रहे, तकरीबन 1.5 साल हो गए MP बन गए, 1 साल कोविड की नज़र हो गया। आपका MP बनने के बाद कोई खास काम? देखिए, काम तो बहुत सारे है लाइनअप के अंदर, लेकिन ये है कि कोरोना की वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। एक MP जब चुनकर आता है तो उसका अपना एक फ़ंड होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है और वो फ़ंड हम अपने इलाकों के अंदर खर्च कर सकते हैं। तो इलेक्शन के वक्त जब आप जाते हैं तो लोगों को बहुत सारे वादे करते हैं कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, लेकिन अब किसी को ये पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी साहब ने MP के फ़ंड 2 साल के लिए पूरी तरह से बंद कर दिए हैं, यानी कि 1 रुपया भी हमको फ़ंड अब मिल नहीं रहा है। दिक्कत मेरी ये है कि मुझे ना तो केंद्र सरकार से पैसा मिल रहा है और राज्य सरकार के अंदर तीनों ही राजनीतिक पार्टियों ने ये फैसला कर लिए है कि हम सबको फंडिंग करेंगे, लेकिन ये MIM के खासदार को हम फंडिंग नहीं करेंगे करके। तो दिक्कतें आ रही है, लेकिन जितना अपने तौर के ऊपर हो सकता है हम कर रहे हैं और अगर 2 साल अगर निकल जाते हैं तो आखिरी के 3 साल के अंदर कर लेंगे। आज आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत ज़ोरदार धमाका किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए रफ़ा भाई, ये बहुत अफसोस होता है कि मतलब हमारी इतनी जायदादें हैं वक्फ बोर्ड के नाम के ऊपर, अगर ज़मीनें अगर देखें तो करोड़ों रुपए की ज़मीनें हैं ये, लेकिन आज आपके हाथ में क्या है? तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। हरियाणा के अंदर वक्फ बोर्ड के ज़रिए वहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस चलाए जाते हैं। तेलंगाना के अंदर वहाँ पर बहुत सारी स्कीम्स वक्फ बोर्ड के ज़रिए है, चाहे फिर बच्चों को एजुकेशन के लिए मदद करनी हो या शादी की एक स्कीम है कि जहाँ पर हर शादी जिस घर में हो रही है वहाँ पर वक्फ बोर्ड की तरफ से मदद की जाती है। और हमारे पास क्या है, तो हमारी ज़मीनें सिर्फ बांटने का, बेचने का धंधा पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। तो ये ज़मीनें हमारी आंखों के सामने हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे धन्ना सेठों को दे दी जा रही है और ख़ास तौर से वो लोगों को दी जा रही है जिनका हमारे कौम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये ज़मीनें जो है यतीम बेवाओं की, ज़रूरतमंदों की ज़मीन है और जब उन धन्ना सेठों के पास वो ज़मीन जा रही, वो आलीशान शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बिल्डिंग्स तैयार कर रहे थे, उसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने हमारा गरीब मुसलमान पंचर की दुकान डाल के खड़ा हुआ है, कोई है तो ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई पान टपरी डाला हुआ है। तो हमारा ये कहना है कि जिनके लिए ये ज़मीनें हैं, अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हम अपने माशरे की, हमारे कौम के अंदर जो गरीबी गुर्बत है बहुत हद तक दूर कर सकते हैं। हम स्कूल्स वहाँ पर डाल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ज़मीन आप मुझे दीजिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है तो आप उसके ऊपर कॉलेजेस बनाइए, स्कूल्स बनाइए, हॉस्पिटल्स बनाइए, हॉस्टल्स बनाइए। मैंने तो यहाँ तक सरकार को प्रपोजल दिया था कि आप वक्फ बोर्ड की हमको एक 80-90 एकड़ अगर ज़मीन यहाँ पर देते हैं तो एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी हम खरीदेंगे। मैंने गवर्नमेंट को ये बोला था कि हमको सिर्फ ज़मीन चाहिए, पैसा नहीं। पैसे का पूरा इंतजाम हमने किए थे कि फॉरेन फंडिंग हम किस तरह से लेके आएंगे, यहाँ के NGOs के जरिए कैसा खर्चा करेंगे। तो एक अगर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी आई तो बहुत सारे नौजवानों को इसका फ़ायदा होगा। लेकिन अफसोस ये है कि ये सब हो नहीं रहा है। जालना रोड औरंगाबाद का सबसे कीमती और महंगा एरिया है और वहाँ पे आप वक्फ बोर्ड की ज़मीनें मुतवल्ली इस तरह समझते हैं कि हमारे बाप की ज़मीन है करके, हमारे बाप की जायदाद है बोल के ये बेच देते हैं। और बेच रहे किसको? वो धन्ना सेठों को। खरीद कौन रहा है? वही धन्ना सेठ खरीद रहे हैं। तो फिर आखिर हम लोग जाएंगे कहाँ पे? तो किसी ना किसी को तो आवाज़ खड़े करनी पड़ेगी। तो ये आवाज़ मैं खड़ी कर रहा हूँ। अब ये मेरे लिए अकेले मुमकिन नहीं है कि ये लड़ाई मैं अकेले लड़ सकता हूँ, लेकिन आवाम का साथ चाहिए, आवाम की ताकत चाहिए। हमने ये तय किया है, पूरे एविडेंस के साथ हमने पुलिस डिपार्टमेंट को दिया है कि इसके अंदर ये जितने भी है, चाहे वो जुगल किशोर तापड़िया हो, चाहे राजू तनवानी हो, चाहे वो कैलाश बाफना हो, ये लोग करोड़पति अरबपति है, लेकिन मुसलमानों की फिर जायदादों के ऊपर नजर डाले हुए हैं। ये सबके ऊपर FIR होना, साथ ही साथ महानगर पालिका के अधिकारी, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी हो, रजिस्ट्री ऑफिस के अधिकारी हो, क्योंकि ये कानून का एक उधेड़ा जा रहा है, कानून का इस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, अदालतों के फैसले को बिल्कुल कचरे में डाल दिया जा रहा है। और इसके बावजूद ये अंधाधुंध कारोबार अगर चल रहा है तो किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। आपको लगता है सरकार कार्रवाई करेगी?
देखिए, मैं जैसा कह रहा हूँ, मुझे पहले भी इस बात का शक था कि मतलब ये इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग इसके अंदर शामिल हैं, और अगर मैं 100 करोड़ रुपए की अगर बात कर रहा हूँ तो 100 करोड़ के अंदर कितने लोगों को खरीदा जा सकता है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ऐसी सूरत के अंदर अगर हमारे पास दस्तावेज अगर स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग दस्तावेज है जो मैंने पिछले 1.5 साल के अंदर इकट्ठा किया है, अगर आवाम का साथ मिलेगा, मैंने तो एक डेट डिक्लेयर की है कि 26 फरवरी तक अगर ये मैटर FIR इनके ऊपर रजिस्टर नहीं हुई है तो हम आंदोलन करेंगे, हम रोड के ऊपर बैठेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे और दिखाएंगे महाराष्ट्र के इतिहास में कोई एक MP भूख हड़ताल के ऊपर बैठा है पब्लिक के मुद्दों के लिए। तो मैं नहीं समझता हूँ इससे पहले कभी हुआ होगा, लेकिन मैं 1000-1500 लोगों को लेकर है तो अगर साथ में बैठूंगा तो सरकार के ऊपर भी दबाव आएगा और कुछ ना कुछ इनको करना पड़ेगा। जालना रोड पर एक हॉस्पिटल का प्रस्ताव आपने रखा था, शायद उसको मंजूरी भी मिल गई, लेकिन जमीन मिलने में टालम टोल। देखिए, ये 200 बेड का हॉस्पिटल 2013 के अंदर सैंक्शन हुआ था और वो 200 बेड के हॉस्पिटल के लिए महज 7 एकड़ जमीन चाहिए थी। वो 7 एकड़ जमीन मिल नहीं रही थी। मैं जब MLA बना, MLA बनने के 2 साल के बाद ये सब मामला जब मेरे सामने आया तो मैंने पूरे फाइल्स मंगाए और वो फाइल्स इतनी मोटी फाइल हो गई थी कि एक अधिकारी दूसरे को लिखता, दूसरा अधिकारी तीसरे को लिखता और ये 7 एकड़ जमीन ही नहीं मिल रही थी। तो मैंने है तो इसकी पूरी जानकारी लिया, असेंबली के अंदर कई मरतबा आवाज़ उठाया, DPDC की मीटिंग के अंदर आवाज़ उठाया, लेकिन सरकार की दिलचस्पी ही नहीं थी कि हमको हॉस्पिटल बनाना है करके। लेकिन मेरी दिलचस्पी थी क्योंकि मुझे मालूम है कि औरंगाबाद में हॉस्पिटल कितना ज़रूरी है। तो फिर मैं आखिर में मजबूरन औरंगाबाद बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर मैंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला और मैंने ये कहा कि एक हॉस्पिटल के लिए अगर जगह नहीं मिल रही है और बाकी आप बाल ठाकरे स्मारक के लिए जगह दे रहे हैं, गोपीनाथ मुंडे साहब के स्मारक के लिए जगह दे रहे हैं और दूसरे कामों के लिए जगह दे रहे हैं, हॉस्पिटल के लिए जगह नहीं। तो कोर्ट ने उसको बहुत संजीदगी से लिया, कोर्ट ने नोटिस इशू किया और उसके बाद तमाम गवर्नमेंट मशीनरी हलचल में आई और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 4 दिन पहले ही उसका टेंडर भी निकल चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इसका काम शुरू होगा। अब आप शायद कल पार्लियामेंट जा रहे हैं, दिल्ली के लिए रवाना हो, क्या है इसमें तमाम? आप देखेंगे साहब, कोई भी चीज़ छुट्टी नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी आवाज़ उठाओ तो लाइव टेलीकास्ट होता है, तो कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ बनकर हम जाएंगे। जो मुद्दे हमारे इससे ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं, आम लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी आवाज़ कभी ऐवानों तक पहुँचती नहीं है, उनकी आवाज़ बनकर जाएंगे। जितना हमसे हो सकता है वहाँ पर आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई MP बोलता है तो उसकी एक एक वर्ड की दखल ली जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ लोगों से कि अगर वहाँ पर भेजना है तो गूंगे मुक्के बहरों को मत भेजिए, बोलने वाले लोगों को भेजिएगा ताकि वो आपकी आवाज़ बनकर वहाँ पर गरज सके, बोल सके, समझा सके। पिछले 20 सालों से औरंगाबाद के जो MP शिवसेना से ताल्लुक़ है उनका, आप जानते हैं पार्लियामेंट में लोगों ने तो कभी उन्हें कुछ बोलते हुए देखा नहीं है। उनके स्टेट में भी गवर्नमेंट रही, सेंट्रल में भी रही, लेकिन कोई काम नहीं है दिखाने के लिए। लेकिन हैरत की बात यह रही कि उन्होंने बड़े बड़े दिग्गज लोगों को यहाँ हराया इलेक्शन। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला AR अंतोले जैसे आदमी को हराया है। उनके बारे में मशहूर है वो RC फार्मूला कोई चलता था यहाँ पर, शायद आप भी जानते होंगे उसके बारे में। ऐसे दिग्गज आदमी को आपने शिकस्त दी, जो कारपोरेशन, MLA, MP तक कोई इलेक्शन नहीं हारा, इसका राज क्या है? लोगों की मोहब्बत। ये इलेक्शन मैं नहीं जीता, ये औरंगाबाद की जनता जीती है, औरंगाबाद के लोग। और आपको लगता होगा कि वो बहुत दिग्गज नेता है, आपको लगता होगा कि मैं बहुत दिग्गज नेता हूँ, कि मैंने इतने बड़े दिग्गज नेता हूँ। हमारी कोई हैसियत नहीं है साहब, ये आवाम है जो इंसान को इतने बड़े मुकाम के ऊपर पहुँचाती है। यही वो आवाम है तो गिराती भी है। तो जो 4 बार उनको चुनकर दिए है, 5वीं मरतबा उनको पटकना पड़ा उसमें, और अब ये आवाम हमारे साथ खड़ी है। अगर हम काम करेंगे तो आवाम साथ देगी, नहीं तो आवाम है तो इलेक्शन के दिन है तो बता देती है कि किसको भिजाना है, किसको बिठाना है करके। मैं हर रोज़ ये महसूस करता हूँ कि हर रोज़ जो लोगों की मोहब्बत है, जो लोगों का जोश और जज्बे से के साथ मिलने का एक जो अंदाज़ होता है, वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और इसकी वजह यही है कि आप जब काम करेंगे तो आप लोगों के दिलों में जगह बनाएंगे। अगर आप जीत कर आ गए और अपने घर में बैठे रहेंगे और सिर्फ नेतागिरी करेंगे तो फिर नहीं चलता है। हम जब लोगों के काम करते हैं, लोगों को लगता है कि नहीं यार भाई मैंने इसको वोट दिया था, ये मेरे वोट का हक अदा कर रहा है, तो लोगों की मोहब्बत रहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह 7 सालों के अंदर कोई उंगली उठाकर ये नहीं बोल सकता है कि ये इम्तियाज़ जलील ने ये गलत काम किया है या उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगे है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि मुसलमानों की क़यादत करना
और बगैर छींटे अपने आंख के ऊपर लेना ये बहुत ही मुश्किल बात है और नामुमकिन बात है। ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक करके लेके आए। बस अल्लाह से यही दुआ है कि आने वाले और 3 साढ़े 3 साल जितने बचे हैं उसके अंदर भी ऐसे ही साफ तरीके से अगर निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। इलेक्शन से पहले लगे इल्जाम 2 ले दिया 5 ले दिया, बहुत लगे साहब। मतलब मुझे भी मालूम है कि इलेक्शन के वक्त में जब मैंने ये तय किया था कि हम एमपी का इलेक्शन लड़ेंगे तो बहुत सारे लोगों ने इसकी मुखालिफत की थी और मुझे इस बात का एतराफ़ करना चाहिए कि मेरे पार्टी के खुद के लोगों ने भी बहुत जमकर इसका विरोध किया था कि नहीं ये है। लेकिन मैंने असद साहब को मनाया और उनको ये बताया था कि नहीं साहब हम ये इलेक्शन जीतेंगे करके। और पुरजोर तरीके से मैंने ये मुतालबा किया था कि नहीं हम अगर लड़ेंगे तो हम जीतेंगे, अगर नहीं लड़ेंगे तो हमको जीत और हार का कोई मतलब ही नहीं समझ में आएगा करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीते। और उसी दौरान कई सारे ऐसे विरोधी पक्ष के भी लोग थे और हमारी पार्टी के अंदर के भी लोग थे जो लोग कहते थे ये कब जीतने वाला है, ये जीत ही नहीं सकता है, ये 1 लाख 1.5 लाख वोट ले लेगा। कोई कहता था कि किसी ने दो में सेटलमेंट हो गया, कोई कहता था 4 में सेटलमेंट हो गया है। एक साहब बोलते थे मेरे सामने सेटलमेंट हुआ है, बोले अब तो निकलने वाली है सेना की सीट। तो ये सब बातें थी। लेकिन मैं लोगों को यही समझाता था कि अगर आपको जवाब देना है तो इलेक्शन के दिन जवाब दो। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा जवाब मिला कि सबके मुँह बंद हो गए। अभी कॉर्पोरेशन इलेक्शन में किसी से अलायंस कर रहा था? देखिए ये अभी तक तो कोई ये नहीं है। हम समझते हैं कि मजलिस की ताकत अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत है। और पहले जिस तरह की एक छवि बनाई गई थी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मतलब ये जब औरंगाबाद में आएगी, महाराष्ट्र में आ गई है तो दंगे होंगे और इनके सिर्फ है तो गलत तरह की बयानबाजी होगी, अब वो छवि पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। अब बहुत सारे आपको ऐसे नॉन मुस्लिम लोग हैं जो आज चाहते हैं कि अब महानगर पालिका के अंदर MIM पार्टी में आना चाहिए करके। उसमें वो इसलिए कि लोगों ने सबके काम को आजमाया है, देखा है, भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, इन्होंने अपने अलायंस के अंदर 30 साल इस शहर को कितना पीछे लेकर गए ये सब ने देखा। इलेक्शन आया कि हिंदू मुस्लिम कर डालो, मंदिर मस्जिद कर डालो, औरंगाबाद संभाजी नगर कर डालो, यही धंधे करते हैं। लेकिन लोगों को पानी चाहिए, सड़क चाहिए, लाइट चाहिए, कचरे से मुक्ति चाहिए, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो महानगर पालिका की जिम्मेदारी है। तो अगर हमारे को अगर ये इस बार अगर ये मौका मिलता है और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि इस बार महापौर की कुर्सी के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैठेगी तो यकीनन इस शहर का भी हुलिया बदलेगा, शहर का भी चेहरा बदलेगा और हम यकीनन लोगों के काम करेंगे। कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी? अभी ये तय नहीं किए हैं कि कितने सीटों के ऊपर लड़ेंगे करके। लेकिन ये है कि पिछले बार जितने हम सीटें लड़े थे उस वक्त बिल्कुल नए नए थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत है। तो ऐसी मजबूती की हालत के अंदर यकीनन ज़्यादा सीटें तो लड़ेंगे। मजलिस के मौजूदा जो कारपोरेटर थे इसमें से कितनों के टिकट कटेंगे? ये कहना मुश्किल है साहब कि कितनों के कटेंगे करके। उसमें कुछ कॉरपोरेटर्स ने बहुत अच्छा काम किए हैं, कुछ कॉरपोरेटर्स ने ओके काम किए हैं और कुछ कॉरपोरेटर्स की शिकायतें ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों के ऊपर तो नज़र रखेंगे ही। कॉरपोरेटर का मतलब ये है कि आप चुन के आ जाना और काम नहीं करना। तो जो नहीं काम करने वाले थे उनको वैसे भी मैंने बहुत पहले ही मतलब घर भेज दिया था। अब जो बचे हैं उसके अंदर देखेंगे कितना मिलता है। मजलिस के जो कारपोरेटर्स जिन्होंने अच्छा काम किया है लेकिन उनके वार्ड रिजर्व हो गए, क्या पार्टी उन्हें दूसरे वार्ड से इलेक्शन में हो सकता है कि हमने पिछले इलेक्शन के अंदर भी ये देखा है कि हमने कुछ कैंडिडेट्स को जिनका उस इलाके से कोई लेना देना नहीं है वहाँ पे ले जाके हमने इलेक्शन लड़ाया और वो जीत कर आए हैं। तो अगर कहीं पर इस तरह का होता है और हमको ऐसा लगता है कि उस वार्ड के अंदर बराबर हमें नुमाइंदगी नहीं मिल रही है तो हम कोई दूसरे कैंडिडेट को भी वहाँ पर भेज सकते हैं। सब कारपोरेशन इलेक्शन है, इसमें संगठन बहुत मायने रखता है, आप भी जानते हैं लोकल लेवल पर। फिलहाल पार्टी के पास लोकल संगठन नहीं है। मजलिस साहब दीवानों की जमात है, वो मतलब वहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोल के निकल जाते हैं। जिस दिन मारने का है वोट मारने के लिए इतनी तादाद के अंदर निकल जाते हैं कि जिनके पास बहुत बड़े बड़े संगठन हैं वो खुद परेशान हो जाते हैं कि यार इतना बड़ा संगठन हमारे पास है, हमारे वोट कहाँ चले जाते हैं। और हमारे पास संगठन नहीं है लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतने वोट आते हैं कि लोगों को परेशानी में डाल देते हैं। तो क्या यह समझा जाए कि संगठन बनाने में कोई इरादा ऐसा नहीं है। अभी हमने है तो हमारे जिला अध्यक्ष बोल के समीर साजिद को हमने दी है ये जिम्मेदारी, इसलिए दी है। मैं ज़ाती तौर के ऊपर इसके लिए जिम्मेदार हूँ उनको ये पद देने के लिए, क्योंकि मैंने उनको देखा जब वो शहर अध्यक्ष थे तो किस तरह से वो काम करते थे
और जब उनके पास से पद निकाला गया तो उसी जोश के साथ वो काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ऐसे नौजवानों को भी इनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हमने शहर अध्यक्ष की जिम्मेदारी शारिफ नक्शबंदी साहब को दी है, जो सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं, क्लीन छवि है। तो यकीनन एक यंग टीम तैयार हुई है, अपने तौर के ऊपर काम करेंगे और मजलिस को आगे बढ़ाएंगे। अभी लाइट बिल पर आपने बहुत अच्छा इशू उठाया है और शायद उसका फ़ायदा होगा, आगे देखिए क्या होता है। लेकिन एक और मसला था आवाम के दरमियान, जैसा कि आपको मालूम है कि लॉकडाउन की वजह से लोगों के कारोबार काफ़ी मुतासर है, लेकिन उसके बावजूद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लिए दुकानों को सील कर रही है। जो आदमी की अपनी एक दुकान है, जो 8-10 महीने जिसने लॉकडाउन में गुजारे, अब वो कैसे इतनी मुश्किल हालात में उसका गुजारा मुश्किल है, तो इसके लिए छूट दी जानी चाहिए। जबकि बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े जो मॉल्स है, उनके साथ ये सुलूक नहीं किया जाता, लेकिन आम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। देखिए, मैं तो यही मानकर चलता हूँ कि ये जो 8-10 महीने गुजरे हैं सभी लोगों के लिए बहुत परेशानी, बहुत तकलीफ़ों के गुजरे हैं। और शायद ही मतलब पिछले 70 सालों के अंदर कभी ऐसा मौका आया होगा कि जब एक आम आदमी कह रहा है कि मेरी भी मदद करो। वरना आप किसानों की मदद करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों की मदद करते हैं जब भी उनको नुकसान सहना पड़ता है, लेकिन एक आम आदमी आज इस वजह से मजबूर हो गया है कहने के लिए कि मुझे भी मदद करे सरकार, क्योंकि उसको मालूम है कि उसकी हालात किस तरह से अभी पैदा हो गए हैं। पिछले 8-9 महीनों के अंदर कारोबार नहीं है, धंधे चौपट हो गए थे, दुकानें बंद हो गई थी, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चले गई, जिनको नौकरी रही तो उनकी तनख्वाहों में कटौती की गई है। तो ऐसे हालात के अंदर उम्मीद तो यही की जाती है कि सरकार ने उनके लिए पैकेज करना, हमको मांगने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। सरकार को जो बोलते हैं ना कि माई बाप है करके उसके अंदर, तो ये माई बाप सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हमारी प्रजा के लिए है तो क्या हमको देना चाहिए करके, इसके लिए आंदोलन करना या हमने मांगने की ज़रूरत नहीं। उनको भी मालूम है कि ये तकलीफ जेन्युइन तकलीफ है, तो न सिर्फ लाइट बिल कम किया जाए या माफ़ किया जाए उस पीरियड का, बल्कि प्रॉपर्टी टैक्स महानगर पालिका किस तरह से उसको कंपनसेट करती है या माफ़ करती है, ये प्रशासन और सरकार की तरफ से ही आना चाहिए। हम तो ये मांग करेंगे। एक आखिरी सवाल, बहुत ईमानदारी से जवाब चाहूँगा। अभी तक क्या मैं ईमानदारी से नहीं दे रहा हूँ? बहुत ज़्यादा ईमानदारी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत ज़्यादा ईमानदारी से क्या पार्टी में गुटबाजी रहेगी साहब? हो सकती है पार्टी के अंदर, कोई नई बात नहीं है। हर राजनीतिक पार्टी के अंदर अलग अलग गढ़ होते हैं। देखिए, हर आदमी एम्बिशियस होता है। राजनीति में जब लोग आते हैं तो एक कॉर्पोरेटर सोचता है कि मैं एमएलए बन सकता हूँ, एमएलए सोचता है कि मैं एमपी बन सकता हूँ क्या करके। तो इसमें अगर कोई गुटबाजी होती है तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई अचंभी बात है करके। बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों के अंदर ये होता है। तो अगर मजलिस के अंदर अगर कोई गुटबाजी है तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बहुत हैरानी की बात है करके उसमें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझ कर चलता हूँ आज भी औरंगाबाद की जो टीम है वो एक मजबूत एक टीम है। कुछ ना इत्तेफाकियाँ कुछ मुद्दों को लेकर हो सकती है, उसमें कुछ लोग मुझे पसंद कर सकते हैं, कुछ लोग मेरी मुखालिफत कर सकते हैं, लेकिन वो मुझे मानते हैं कि मैं मजलिस का सदर हूँ, मैं मजलिस का एमपी हूँ उसमें। तो पीछे पीछे कुछ बोल सकते हैं मेरे खिलाफ उसमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने 7 सालों तक एक मजलिस को एक स्ट्रॉन्ग टीम बोलकर यहाँ पर रखा हुए है। मजलिस के खिलाफ अगर कोई गया तो हमने उसको बर्दाश्त नहीं किया, उनको घर का रास्ता दिखाया है। इसीलिए आपके ऊपर एक शेर बहुत फिट बैठता है कि मुखालिफत से मेरी शख्सियत निकलती है, मैं दुश्मनों का भी एहतराम करता हूँ। बिल्कुल करता हूँ, मैं दुश्मनों का भी एहतराम करता हूँ, लेकिन मेरे दुश्मनों की तादाद बहुत कम है। तो चाहने वालों की बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, ये थे इम्तियाज़ जलील साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बहुत बेबाकी से उन्होंने अपने ख्यालात रखे, तमाम सवालों का ईमानदारी से जवाब दिया। सर, मैं आपके अगले दौरे के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ, उन्हें ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल का बाज़ाब्ता कल इफ्तिताह होना है और आप ही के हाथों होना था, लेकिन आपने जैसा बताया कि आप दिल्ली जा रहे हैं, तो हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम मुबारकबाद कुछ देंगे? बस मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ FOU TV के लिए, रहबर की तरफ से जो शुरू किया जा रहा है, और उनकी जो टैगलाइन है खबर वही जिसकी सच्चाई पर सब नाज करे। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप इस तरह की खबरें दिखाएं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सच्चाई हो, ताकि लोगों को ये यकीन हो कि अगर हमको सच्ची न्यूज़ देखना है, अगर ईमानदारी के साथ हमारे को कोई अच्छा पैकेज अगर देखने का है न्यूज़ का, तो वो रहबर FOU TV के अंदर ही हमको देखने को मिलेगा। तो मैं पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाला जो वक्त है वो टेलीविज़न का वक्त नहीं है। आने वाली सारी खबरें जो है वो इसी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर ही चलने वाली है।
तो पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपकी खबरों के अंदर हमें भी जगह मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया, आपको सफ़र पर जाना है, उसके बावजूद भी आप हमारी दरख्वास्त पे आए और हम इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे आपके मशवरे पे कि पूरी ईमानदारी से न्यूज़ दिखाई जाए, चाहे वो आपके हक़ में हो या आपके खिलाफ हो। और बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करेंगे कि आइंदा भी आप आते रहेंगे इंशाअल्लाह। और किसी दिन हम आपसे गेस्ट एडिटर की भी उम्मीद रखेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।